नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चक्रव्यूह की शुरुआत करेंगे। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया और ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,10,000 करोड़ का ये बजट पेश किया है, जिसके तहत अब यूपी सरकार की तमाम योजनाओं को ध्यान में रखा गया। और आज चक्रव्यूह में करेंगे यूपी बजट पर बात, जिसके लिए कुछ ही देर में गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा। सालों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। योजना हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। जनपद वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 2 जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जिस पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना कराए जाने की योजना है। खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 6 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 1,61,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 5 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि जहां जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, वहीं अप्रैल 2022 में ये दर घटकर 2.9% हो गई। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया, जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़। और इसी के साथ अब आपको विशेष तौर पर बताते हैं इस बजट की खास विशेषताएं और क्या कुछ नई सौगात इस बार बजट में रखी गई हैं। अब यहां आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा और विशेष तौर पर किस चीज पर जोर दिया गया है। दरअसल ये बजट हाईटेक बजट रहा, क्योंकि हाईटेक विधानसभा में पेपरलेस बजट पहली बार पेश किया गया है, जहां करीब 6.15 लाख करोड़ का ये बजट बताया जा रहा है। इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना की शुरुआत की गई। विधानसभा में जो है वृद्धा पेंशन को लेकर भी सौगात दी गई है। साथ ही मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर बनाए जाएंगे। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सरकार का विशेष जोर इस बजट में दिखा है। साथ ही ओडीओपी से 1.56 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिसको प्रोत्साहन भी किया गया। साथ ही 5 एक्सप्रेसवे वाला पहला प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी सरकार का जोर रहा और आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई। इन्वेस्टर समिट से 5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया जाएगा, दावा यह भी किया गया है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि देने में यूपी अव्वल नंबर पर रहा है। साथ ही आपको बता दें, गन्ना भुगतान में यूपी ने कीर्तिमान रचा है और रिकॉर्ड तोड़ गन्ना भुगतान किया गया। किसानों के लिए 15,000 सोलर पंप और लघु सिंचाई के लिए करोड़ों रुपए की प्रावधान यहां पर रखा गया है। महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
हाईटेक विधानसभा में पेपरलेस बजट में काफी जो योजनाएं रही हैं उन पर भी जोर दिया गया और इसी के साथ ही वृद्धा पेंशन योजना को डबल कर दिया गया है जो उसकी राशि है। और इसी के साथ अब आपको बता दें कि कल्याण सिंह के नाम पर ग्रामोन्नति योजना भी शुरू की जाएगी। और इस बजट के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बजट कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर ताले लगाने वाला बजट है। जितने जोश और उत्साह के साथ यूपी में योगी सरकार दोबारा वापस आई और जो वादे किए गए उन्हें पूरा करने की धमाकेदार आगाज यहां पर इस बजट के जरिए करने की कोशिश की गई। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं और आज हमारे साथ गेस्ट पैनल पर जुड़ चुके हैं विवेक पांडे सपा से और इसी के साथ ही अश्विनी शाही बीजेपी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। सब बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का आर्य न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं आप दोनों से ही बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि यूपी का बजट पेश हो चुका है, अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे कहा जा रहा है, तो कहां तक आप सहमत हैं? सबसे पहले मैं सपा से हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। विवेक जी, क्या लगता है विपक्ष के मुंह पर ताला लगाने वाला बजट आ गया है? देखिए, मंच को सरिता धन्यवाद देते हुए जी बहुत ही सही विषय उठाया है। बजट पेश करना किसी भी जिम्मेदार सरकार का, मुझे आवाज इको हो रही है, थोड़ा सा इसको सही कराएं जी। किसी भी सरकार का मूल दायित्व होता है कि अपने नागरिकों के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, उसकी विकास योजना से संबंधित जितने भी जुड़ी योजनाएं, परियोजनाएं होती हैं, उससे जुड़े हुए आय वित्त से जुड़े सारे जितने भी प्रकरण है वो पूरी जनता के सामने रखा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट, इस बार का जो बजट ये पेश कर रहे हैं, लगभग 6.10 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का ये पेश कर रहे हैं, जिसमें कि पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपए का था। अब अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बजट की बात है, तो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। बजट आपने पेश किया, ये बहुत अच्छी बात है, ये जरूरी भी है और सरकारों का दायित्व है। जैसे पूर्ववर्ती कार्यकाल में इन्होंने गौशाला के 647 करोड़ रुपए दिए थे 19-20 के बजट में, आवारा पशुओं के लिए 355 करोड़, रख रखाव के लिए गौशाला के 247.60 करोड़ का आवंटन हुआ था, कान्हा गौशाला बेचारा पशु आश्रम योजना के लिए 200 करोड़ आवंटित किया गया था। अभी हाल ही में लेकिन एक प्रकरण सामने आया, जिस तरह से गोवंशों की दुर्दशा आपने बांदा और अन्य क्षेत्रों में देखी। बिठूर क्षेत्र का एक मामला आया जिसमें कि कानपुर की एक गौशाला में 30 गोवंशों की मतलब रिकॉर्ड में 30 गोवंश थे, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो एक भी गोवंश वहां नहीं पाया गया। नाले में और वहां पे गड्ढों में गोवंशों को दबा करके गौशाला के अंदर ही गोमांस का वो किया जा रहा था, जिसको कि बाकायदा वहां के जो प्रशासन है उसने पकड़ा और उसकी जांच फिलहाल प्रचलित है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बजट लाना, बजट को घोषित करना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन विवेक जी, आपने सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। आप खुश हैं इस बजट से? क्योंकि सपा लगातार हमलावर होती रही है बीजेपी पर और इस बार जितने भी जो एंगल्स थे उनको कवर किया गया। अगर बजट देखिए प्रदेश के विकास के हित में है, नागरिकों के हित में है, प्रदेश की आम जनमानस के विकास के हित में है, रोजगार से जुड़े विषय इसमें शामिल है, बेरोजगारी समाप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर है, तो कोई सरकार हो चाहे विपक्ष हो, मुझे नहीं लगता कि कोई बजट को नकारेगा। लेकिन बस मेरा एक कहने का मूल उद्देश्य ये है, उस बजट से संबंधित प्रावधान, उस बजट से संबंधित योजनाएं जो है वो जमीन पे आम जनमानस तक पहुंचना जरूरी है, जो कि कागज पर सीमित रह जाए। इस बारे में बात करते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, बजट पेश किया गया है और काफी धमाकेदार बजट ये रहा क्योंकि बहुत बड़ा जो अमाउंट है इसमें लगा हुआ है और सबसे बड़ा बजट अब तक का माना जा रहा है। अश्विनी शाही जी, आपके पास आवाज पहुंच रही है हमारी? जी पल्लवी जी, आवाज आ रही है आपकी। सर, यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, धमाकेदार जो है कार्रवाई देखने को मिली विधानसभा में। आप कितना संतुष्ट हैं इस बजट को लेकर? और जिस तरीके से विवेक जी ने भी सवाल उठा दिया है कि योजनाएं काफी बेहतरीन है, लेकिन जरूरी है कि उन्हें धरातल पर भी उतारा जाए। पल्लवी जी, एकदम आपने सही कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई इतना बड़ा बजट पेश करने के लिए। कम से कम जो पिछली सरकारें जो है 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट नहीं पेश कर पाती थी, आज कम से कम मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा बजट, इसमें सभी चीजों को समाहित किया गया है। लगभग 25 करोड़ लोगों का है और 25 करोड़ लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलानी पड़ेगी और मैं विवेक जी की बात से सहमत हूं। अब
पहले ये होता था, ये सरकारी अमला और चीजों को सड़क पर धरातल पर नहीं ले आ पाता था। जो चीजें आई हैं उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है, और प्रावधान करने के बाद मुख्यमंत्री दूसरे तरह के हैं। आज जो है इन्होंने कहीं पर कोई भी ये छोड़ा नहीं है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, कोई भी, किसी के लिए कोई भी, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो या, लेकिन अश्विनी जी एक यहाँ पर एंगल था गौवंश, जिस तरह से विवेक जी भी अभी कह रहे थे कि गौवंश को लेकर कुछ खास यहाँ पर योजना नहीं देखने को मिली, और यूपी में हाल ही में कई खबरें ऐसी आई हैं कि गौकशी के मामले सामने आ रहे हैं, और गौशालाओं में जिस तरह से परियोजना में गौशालाओं के लिए जो भी प्रावधान था धरातल पर, उनमें से कोई भी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, बजट में 100 करोड़ रुपए बेसहारा पशुओं के लिए इसमें रखा गया है, और गौवंश के लिए बहुत सी अपनी यहाँ योजनाएं चलती हैं, जो किसानों को पशुओं को पालने के लिए 900 रुपए की सहायता भी सरकार देती है हर चीजों पर। अब जरूरत है कड़ाई से उसका पालन कराने के लिए, जो जिसका पालन कराना अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दूसरे तरीके से चालू कर दिया है। अभी आपने देखा हमारे सभी जितने रीजन है, सभी रीजन में प्रभारी माननीय मंत्री लोगों को भेजा गया था, वहां से रिपोर्ट मंगाई गई थी। 30 जिलों की ऐसी रिपोर्ट आई जो एडवर्स रिपोर्ट थी, यहाँ पर चीजें कंप्लायंस नहीं की जाती हैं। अब फिर उन सभी रीजन में दूसरे माननीय मंत्री लोगों को भेजा गया कि वो रिपोर्ट सही है या नहीं है, किसी के प्रभाव में तो नहीं बना है, या सच में ये योजनाएं वहां लागू नहीं हो रही हैं। तो अब दूसरे तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, और आने वाले दिनों में ये उत्तर प्रदेश जो है एक सुधरा हुआ दिखाई देगा, जो उत्तर प्रदेश बनने की तरह, जैसे बीमारू राज्य था, हम लोगों ने इसको अस्वस्थ राज्य बनाया है। तो इस तरीके से अब इस चीजों को कंप्लायंस भी कराया जाएगा, इस तरह के पल्ले भी एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। और ये जितनी योजनाएं हैं, चाहे अर्थव्यवस्था से लेकर महिलाओं तक की बात कब करिए, पीएससी की 3 बटालियन उनके लिए अगर ले आई गई है तो रोजगार का सृजन होना है उसमें। तो सभी चीजों पर करके, और अगर मैंने देखिए स्पष्ट रूप से विवेक जी की बात को माना कि कहीं पर हो सकता है कि धरातल पर न उतरे वो योजनाएं, लेकिन अब एकदम कृत संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी योजना है उसको मजबूती से धरातल पर उतारा जाएगा और उसको आपको किया जाएगा। जी विवेक जी, आप कितना संतुष्ट हैं जवाब से, क्योंकि योजनाएं तो बनती हैं लेकिन धरातल पर उतारने के लिए जो अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भूमिका काफी महत्व हो जाते हैं। तो विवेक जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो योजनाएं इस बार बजट में लाई गई हैं या जिन्हें बढ़ा दिया गया है, तो क्या धरातल पर इस बार उतर पाएंगी? जहां पे मुझे लगता है कि आलोचना और कटाक्ष से बचते हुए, क्योंकि विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार की योजनाओं के साथ उसको सहमति के साथ जमीनी स्तर पे लोगों तक पहुंचाने का, ये भी एक शिष्टाचार का दायित्व होता है राजनीति का। मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक यह है कि अधिकारियों पे पूर्ववर्ती निर्भरता छोड़ते हुए स्वयं मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछली जो बजट की बातें अगर हम करें तो मुझे याद है 620 करोड़ 600 करोड़ आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए जो पुलिस के लिए बजट को घोषित किया गया था, मुझे लगता है सबसे पहले पूर्ववर्ती बजट का भी आकलन करना बहुत जरूरी है। सरकार क्या होता है, देखिए कई बार हम भी सरकार में रहे हैं, आज अश्विनी भाई भी सरकार में है, सरकारें अपनी तरफ से बजट जारी करती हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी जिनके ऊपर दायित्व होता है इसको क्रियान्वित करवाने का, जिन मंत्रियों का विभाग होता है उनका समय समय पर रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। काम किस दिशा में किस तरीके से हो रहा है, विवेक जी वो काम तो हो रहा है। सीएम योगी का कार्यकाल शुरू होते ही उन्होंने 100 दिन का वो टारगेट रखा है, तमाम पूरा मंत्रिमंडल जो है धरातल पर उतर चुका है और जनता के बीच जाकर निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। हाँ देखिए, 100 दिन के टारगेट की बात से मैं कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करूंगा, ये उनका अपना विषय है। क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी राजनेता जब अपना कार्यभार संभालता है तो वो अपना एक लक्ष्य लेकर के चलता है। उस लक्ष्य के परिणाम क्या आते हैं वो सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्ववर्ती कार्यकाल में भी गड्ढा मुक्त प्रदेश का वादा किया गया था, उसके लिए भी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन निर्भरता अधिकारियों पर रहने की वजह से अधिकारियों ने कागजी रिपोर्ट तो बना दी कि सब दुरुस्त है, लेकिन जमीनी हकीकत आपको भी पता है, जमीनी हकीकत से मैं भी वाकिफ हूँ, अश्विनी भाई भी वाकिफ होंगे। और रही बात यहाँ मैंने कहा ना आलोचना की बात है, आज हमारे सामने सबसे बड़ा टारगेट क्या है, एक प्यू रिसर्च ये बताता है कि एक साल में 3.2 करोड़ मध्यम वर्गीय लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो हमें इसमें ये देखना होगा उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि इस रेखा में जा रहे हैं, तो उनकी आय को सुधारने की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसी दिशा में बात करें, नोटबंदी के जो दुष्परिणाम रहे, विवेक जी कमी कहाँ आपको नजर आ रही है इस बार के बजट में? पूरा बजट अगर हम देखें तो आपके हिसाब से, आप विपक्ष में बैठे हैं,
आप मुद्दा उठाएंगे, तो क्या कुछ कमियां इस बार के बजट में आपको लग रही हैं? नहीं, देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं परिपक्व बयान की बात करूंगा। अभी 2 बजे फिर बाकी जो बजट के अंश है उनको पेश करना है। पूरा बजट अभी सामने आ जाने दीजिए। जब तक पूरा बजट सरकार पेश नहीं कर देती, हम आलोचना और कमी की बात ही क्यों कर रहे हैं? पहले एक बार बजट सामने आ जाए, हम देख लें कि किस मानकों के अनुसार उत्तर प्रदेश का विकास किस जगह पे हो रहा है और कहां पे कमी छूटी है। तो जो कमी होगी हम सदन में बिल्कुल उसको मजबूती के साथ सरकार के सामने अपने पक्ष के साथ रखेंगे। लेकिन अभी बजट पूरा घोषित हो जाए जरा, अभी कई मुद्दों पे बजट बाकी है। 2 बजे पुनः इसकी कार्रवाई शुरू होगी। जी, चलिए अश्विनी जी, यहाँ विवेक जी तो फिलहाल तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं बजट को लेकर। उनका भी ये कहना है कि बजट अगर अच्छा है प्रदेश के विकास के लिए तो बजट अच्छा है, चाहे वो कोई भी सरकार पेश करे। पर सर, आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस बजट के हिसाब से अब आगे का जो क्रियान्वयन का जो प्रोसेस होगा तो वो कितनी जल्दी शुरू हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है जिससे रोजगार का सृजन होना है, तो उसी इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कुछ लगता है आपको कि कितनी जल्दी शुरू हो पाएगा? देखिए पल्लवी जी, विवेक जी की जहां तक बात है, अभी विवेक जी ने जो कहा बजट पूरा देखकर अगर बताएंगे। और स्पष्ट चीज है कि अगर एक विपक्ष है, विपक्ष को हरदम आलोचना से बचना चाहिए। जो विवेक जी ने अभी बजट पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ उनको माइनस मिले, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उनकी बात से आपको भी लगा कि संतुष्टि है। और इस बजट में जो भी है हर चीज पर, जैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते रहे हैं कि हम अगर देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी तो उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक भाग होना चाहिए। 1 ट्रिलियन का हम कर लक्ष्य लेकर चलेंगे। उसके लिए हम जो है 10 लाख करोड़ के निवेश की बात करते हैं कि हम निवेश पर काम करेंगे और 10 लाख करोड़ निवेश का हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य एक दिन में 10 लाख करोड़ का नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे समय लेता है। और उसका हम लोगों को आगाज दिख गया है कि बाहर से निवेश हमारे यहाँ आना शुरू हो गया है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जैसे फिल्म सिटी बन रही है, फिल्म सिटी बनने से जो रोजगार का सृजन होगा, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे जहां भी हो, पर्यटन उद्योग उत्तर प्रदेश का मतलब हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। इसको और भी आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। महिलाओं के लिए जो है 3000 नर्स का पद सृजित करने की बात कही गई है। इससे देखिए सरकारी नौकरियां मिली। और सबसे बड़ी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात है। ये रोजगार गरीब कल्याण कार्ड बनवाकर हम एक वो देखेंगे कि कौन कहाँ है, किस लेवल पर है, उसको क्या योजनाएं मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं। तो वहां पर एक हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात है। बुंदेलखंड हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत काम किया। वहां पर जरूरत किस चीज की थी? पहले पानी की जरूरत थी। तो हर घर में नल से जल की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अभी पूरा नहीं कर पाए हैं, लगभग हम 60 से 70% हम कर पाए हैं। उसको पूरा करने की बात है। उसके साथ आज इस बजट में ऐलान हो गया कि प्राकृतिक खेती जो गंगा के किनारे है और बुंदेलखंड में नदियों के किनारे हम करने की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती की बात करेंगे। बुंदेलखंड जो पिछड़ा इलाका था, पलायन होता था वहां, उस पर हमारी नजर है। पानी की वजह से पलायन होता था, तो हम उसको रोकने का काम करेंगे। आलू, प्याज, टमाटर, इस पर हम एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। इसको कोई नहीं सोचता था। तो ये योजनाएं जो है जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। और इसको हम इस बार जो माननीय मंत्रियों का जो पैनल बनाकर जो रीजन वाइज और जिले वाइज जो हम इस समय दबाव बना रहे हैं कि काम सही से होना चाहिए, आज वो चीज। और देखिए, ये नहीं कि हमने एक मंत्री बना दिया और लखनऊ रीजन का जो है इंचार्ज बना दिया। हम उसको 2 महीने में चेंज भी कर दिए। ये जो पहले ये थे, अब वहां पर वाई हो गए हैं। तो अश्विनी जी, रोजगार जो है, रोजगार की अगर हम बात करें और शिक्षा के स्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा स्तर जो है अभी भी उस पर काम करने की जरूरत है। तो इस बजट में उस शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास होगा? और दूसरा मेरा सवाल कि रोजगार को लेकर सरकार ने पहले भी वादे किए थे, मैनिफेस्टो में जारी किया गया था, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए, जो आंकड़े सामने आए, उसमें साफ दिखा कि रोजगार जितना वादा किया था उतना लोगों को मिला ही नहीं है। और अब एक बार फिर से यहाँ पर रोजगार का दावा किया जा रहा है। एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अब रोजगार में जैसे कि आप शिक्षा से शुरू किया, आपका सवाल शिक्षा से शुरू हुआ। अटल आवासीय विद्यालय हर मंडल में एक हम बना रहे हैं, जो स्त्री शिक्षा देने की हम बात कर रहे हैं। उसमें और आवासीय विद्यालय बनाएंगे। तो ये पढ़ाने के लिए हम बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है, तो सीट भी वहां पर उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो सीट भी दुगनी हम कर रहे हैं। 45 मेडिकल कॉलेज चालू है आज, और 14 पर काम है। 2100 करोड़ बजट भी उसके लिए रखा गया है। मेरठ में देखिए, उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स की बहुत ही संभावनाएं हैं।
तो अगर खिलाड़ी निकलेगा तो मेरठ को हमने स्पोर्ट्स सिटी के स्पोर्ट्स हब के रूप में डेवलप करने की बात की, वहां रोजगार सृजन होगा। कौशल विकास योजनाओं में महिलाओं के लिए भी बजट का की स्वीकृति दी गई है। और सबसे बढ़िया बात है पल्लवी जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जो ओडीओपी है हमारा, ये एक माइलस्टोन साबित हो रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में इसके लिए रोजगार का सृजन बहुत ही शानदार तरीके से किया जा रहा है, जिसमें एमएसएमई की इतनी इकाइयां लग रही हैं। ये रोजगार, देखिए सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों को हम अलग अलग करके चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकारी नौकरियों की भी भर्ती जैसे हम लोगों ने 6.5 लाख के आसपास किया था, 4.5 लाख लगभग जो है सरकारी था, 2.5 लाख नौकरियां जो है हम लोगों ने जो है संविदा पर दिया था। बाकी जो प्रवासी मजदूर हमारे आए थे उनकी स्किल मैपिंग कराकर उनको रोजगार देने का काम किया था, चाहे वो मनरेगा में हो और चाहे एमएसएमई इकाइयों में। अश्विनी जी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया प्रवासी मजदूर, यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई जोरों शोरों पे चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या इस बजट में जिन लोगों के खिलाफ ये अतिक्रमण की कार्रवाई हुई उसमें ठेले वाले भी हैं, वेंडर्स भी हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, तो उन लोगों के लिए अब क्या कुछ प्रावधान हो सकता है इस बजट के अंदर? क्योंकि उनके हाथ से रोजगार चला गया है, अब वो अपनी दुकान कहाँ लगाएंगे, वो अपना ठेला कहाँ लगाएंगे? एक तरफ अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी मनाही नहीं की जा सकती कि वो लोग अब बेघर हो गए। देखिए, ठेले वालों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए हम लोगों ने लोन की व्यवस्था पहले ही की थी, कोरोना काल में ही वो सरकार पहले ही कर चुकी है। और शहर साफ, इसके लिए अतिक्रमण हटाना भी जरूरी है। उनको एक जगह दिया गया है जहां पर हटाया गया है, जगह भी दिया गया है। हर शहर की बात है कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप अपना लगा सकते हैं। और उनको हम लोगों ने रोजगार खत्म हो चुका था इसमें क्या कहते हैं कोरोना काल में, उस रोजगार के सृजन के लिए उनको 10,000 रुपए तक का जैसे थे उनको लोन भी देने का काम किया गया था। अश्विनी जी लौटेंगे आपके और विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विवेक जी। देखिए, अभी आपने जो सवाल पूछा था बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता दूं, अश्विनी भाई भी बैठे हुए हैं। 2018 में जब यूपी कॉन्क्लेव हुआ था तो उसमें 4.28 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे, जिसमें कि 1045 एमओयू साइन किए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 10 लाख आप जो लाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, वो आपका जो लक्ष्य है वो गलत नहीं है, क्योंकि प्रदेश का विकास बाहर के निवेश से होता है। 10 लाख करोड़ का निवेश सही है, लेकिन सरकार को पहले जिम्मेदारी के साथ ये देखना होगा कि कहीं 4.28 लाख करोड़ के एमओयू की पेंडेंसी कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हो रही है इस बजट में। भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने बुंदेलखंड का नाम दिया। बुंदेलखंड में पूर्ववर्ती बजट में आपने 3,000 करोड़ के पेयजल, पाइप पेयजल की योजना का प्रारूप प्रस्तावित किया था। बजट फेल का होता है। देखिए, सरकार हमने भी चलाई है, ये भी चला रहे हैं, हम विपक्ष में हैं, हम बिल्कुल सरकार को जगाने चेताने का काम करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी समझने की है, इसी क्रम में आपने प्रावधानित किए थे 30 करोड़ रुपए ई ऑफिस प्रणाली के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी प्रक्रिया, मुझे लगता है एफआईआर से लेकर के एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद उनकी आंतरिक विभागीय प्रक्रिया कोई ऑनलाइन नहीं है। उन्हें सैलरी स्लिप से लेकर ईएल, टीएल, सीए, मेडिकल रिइंबर्समेंट सब उनको बाबुओं के थ्रू बाकायदा आज भी मैनुअल प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। मेरा यही कहने का मतलब है, अधिकारी आपको बताते हैं कि सब चल जाती, लेकिन आपको स्वयं आकलन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जमीनी धरातल से जुड़ी हकीकत को जब तक आप अधिकारियों पे निर्भर होकर के देखेंगे, तब तक आपके ये बजट जो है वो जमीन तक नहीं आते हैं। और मेरे संपर्क में कई ऐसे राज्य कर्मचारी हैं जो आए दिन इन परेशानियों को झेलते हैं। तो मेरा कहना है कि देखिए, हम तो विपक्ष में ही, हम तो सरकार को सही सलाह देंगे, जो सुझाव स्वागत योग्य होंगे, मुझे लगता है अश्विनी भाई भी इसका स्वागत करेंगे। तो आपको पहले तय करना होगा उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। आपको कंपेरेटिव चार्ट दिखाना चाहिए, विपक्ष को भी बिठाइए और दिखाइए। हो सकता है हमारे भी जानने वाले कई हो जो उत्तर प्रदेश में उद्योग लाना चाह रहे हो, हम तो उसमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ करके आपका सहयोग करेंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, रेवेन्यू पॉलिसी हो गई, आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, आपको इसकी उपलब्धता के साथ इससे जुड़े विषयों पे खुल करके बात करनी होगी। केवल बजट प्रस्तावित कर देने से मुझे नहीं लगता है कि अधिकारी कर, क्योंकि देखिए आधा पैसा, ये बात सच है, सरकार किसी की हो, सरकार कभी भ्रष्टाचार खुल करके नहीं करती। आप देखेंगे जब भ्रष्टाचार की परतें खुलती है, अधिकारी ही लगना शुरू होते हैं सबसे पहले। जमीनी कड़ी, अंतिम कड़ी से लेकर के ऊपरी कड़ी तक अधिकारियों के नाम खुलते हैं इसमें। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर बजट स्वागत योग्य है तो स्वागत किया जाएगा। भाई हमारा उद्देश्य भी प्रदेश का विकास है, इनका उद्देश्य भी प्रदेश का विकास है। हमारे आपसी राजनीतिक वैमनस्य जो है या राजनीतिक विभेद है वो ठीक है, वो विचारधारा की बात होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के एसआई भर्ती के पर्चे लीक हो गए, 9,500 बच्चों की भर्तियां, दरोगा भर्तियों के पर्चे लीक हो गए, इको गार्डन में धरने चल रहे हैं, एसआईटी की मांग हो रही है, 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं,
एसटीएफ ने जो पकड़े हैं सॉल्वर गैंग के लोग 10 लाख से लेकर 50 लाख तक के रेट चल रहे थे। तो ये सारा काला धन जो है, इसको पकड़ने की दिशा में सरकार को सचेत होना पड़ेगा। पकड़ने से सॉल्वर गैंग को वाहवाही नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के पेपर क्लियर हो गए हैं उनके आप इस समय सत्यापन करवा रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचार जो है प्रदेश के विकास की गति को बाधित करेगा। भाई अगर भ्रष्टाचार मानसिकता के दरोगा आपको उत्तर प्रदेश में मिल गए, सामाजिक समरूपता, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक विभेद आप कैसे समाप्त करेंगे? अंततः वो एक्शन, कलेक्शन और फर्जी आपको रोक रही हूँ, यहाँ पे समय की कमी है विवेक जी। जल्दी से अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, आप सुन रहे थे विवेक जी को, उन्होंने समर्थन तो किया है बजट का, लेकिन उनका एक मेन मुद्दा यही है कि अब मंत्रियों को खुद धरातल पर उतरकर देखना होगा कि जो अधिकारी हैं, जो भी योजनाएं हैं, क्या उन्हें इंप्लीमेंट करवा पा रहे हैं या नहीं। जी देखिए, विवेक जी ने 4 मुद्दों को पॉइंटेड उठाया है। मैं शुरू करता हूँ रोजगार पर। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य हमारा है, और स्पष्ट रूप से बोला गया 3 लाख करोड़ के निवेश पर हम काम कर रहे हैं। सबका लक्ष्य है 3 लाख करोड़ के निवेश पर हम काम कर रहे हैं। तो हमने कोई हाइपरबोलिक चीज नहीं बोला है। हमारा लक्ष्य जो है और जितने पर काम कर रहे हैं, 5 लाख रोजगार सृजन भी है उसमें हमारा, उसमें हमने बजट में इसको हमने लिया है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और वो शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया है। कैरी फॉरवर्ड देखिए, कैरी फॉरवर्ड 5 साल में कुछ चीजें शुरू में लगती हैं, कुछ जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगना था बुलंदशहर के आसपास, वो गाजियाबाद में लग चुका है। जो फैक्ट्री लगनी थी, मोबाइल की फैक्ट्रियां लग रही है, अपरे पार्क जो बनना था नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वो लगभग तैयार है। तो काफी काम हो भी चुके हैं और जो हम बना रहे हैं तो कुछ चीजें उसमें कैरी फॉरवर्ड भी होती हैं और वो हमेशा होती रहेंगी। दूसरा, आपने जो है इसकी बात क्या, आप बुंदेलखंड की बात कहा। बुंदेलखंड में हमने जो है हर घर नल से जो जल देने की योजना है, मैंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अभी हम 60 से 70% तक कर पाए हैं। इसको हम कर रहे हैं और ये हो सकता है कि इस बजट में हम कर ले जाएं, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुद्दा था जो यहाँ से लोग जो है पलायन करते थे। जब पानी ही नहीं मिलेगा तो इस गर्मी के दिनों में, और उससे एक समस्या और उत्पन्न हो रही थी, जब वो उनके पास पानी नहीं था, खाना नहीं था, तो वो अपने जानवरों को, जो अन्ना पशु होते हैं, उनको छोड़ते हुए, पूजा होती है, विधि होती है कि प्रभु अब हम अपने नहीं खा पा रहे हैं तो हम आपको क्या खिलाएंगे, उनको पूजा करके माला पहना के जंगल की तरफ छोड़ते थे लोग। तो अन्ना पशुपचार की समस्या वहां से चालू हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब इस समय प्रदेश में हो गई है। वो समस्या हम दूर कर रहे हैं, जब पानी की व्यवस्था हम कर देंगे। तीसरी बात, आपने माना एक चीज कहा कि प्रॉब्लम है, जैसे दरोगा भर्ती की बात आपने कहा, चलिए उनका काम हो रहा है, लेकिन आपने अपने चीजों में 2 बातें कही। पहली बात आपने कहा कि दरोगा भर्ती वालों का क्या हो रहा है अभी, उनका जो है। दूसरा, आपने कहा कि आपने जो पैसे चल रहे थे उनको पकड़ा है। तो जब कहीं भ्रष्टाचार की अगर बदबू आ गई इस सरकार में, तो हम उसको जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमारे अभ्यर्थी भाइयों को दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आप ही के शब्द में आपको दोहराता हूं कि अगर वो भ्रष्टाचार की भेद युवक अगर गलती से एक दरोगा बन गया या कहीं नौकरी मिल गई, तो फिर क्या सेवा वो देगा, आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं। क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पहले पकड़कर उनको जेलों में डाला जा रहा है, उसके बाद क्लीन लोग मिल रहे हैं। हमारे पूरा प्रदेश भ्रष्ट नहीं है और जो अभ्यर्थी है उसमें हमारे 99% बेहतर हैं और वो उनको नियुक्ति पत्र इस समय जो है सत्यापन चल रहा है, सत्यापन के बाद उनको। तो ये जो योजनाएं हैं, सरकार एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है कि कहीं हमारे प्रदेश के नौजवान, हमारे प्रदेश के बुजुर्ग, अब जैसे निराश्रित महिलाओं की बात हो रही है, दिव्यांगों की बात हो रही है, हम सबके लिए सोचकर चल रहे हैं। बजट में सबका जो है, श्रमिकों की बात है, जो ई श्रम कार्ड चल रहा है, 3 करोड़ श्रमिकों को हम भत्ता दे रहे हैं। तो ई श्रम कार्ड जिसने भी बनवाया उसका लाभ मिल रहा है। आयुष्मान योजना चलिए केंद्र सरकार की है, आज एक गरीब परिवार बड़े अस्पताल में जा पा रहा है। मैं जाऊंगी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, समय की कमी है मेरे पास, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ पर चर्चा की हमने, और अश्विनी जी और विवेक जी हमारे साथ जुड़े थे बजट पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों को बता दें कि यूपी में आज सबसे बड़ा बजट पेश किया जा चुका है, पेपरलेस बजट पेश किया गया, और इसी के साथ ही तमाम ऐसी योजनाएं हैं इस बार जो लाई गई हैं। इस तौर पर, खास तौर पर आपको बता दें कि इस बार साधु संतों और पंडितों के लिए भी 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, और साथ ही जो ठेले लगाने वाले हैं, जो छोटे मजदूर हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी एक बजट में प्रावधान रखा गया है। आपको बता दूं कि 300 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है उन बच्चों के लिए, जो कि काफी विशेषताएं इस बजट की हैं जो इसे सबसे अलग बताती है। और इसी के साथ ही चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।